इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। आज बात देश के बजट की होगी। 1 फरवरी को जब देश का बजट पेश किया जाएगा उस वक्त सभी की निगाहें टीवी पर होंगी, लेकिन जनता अपने बजट में क्या कुछ देखना चाहती है ये हम आपको आज बताएंगे। देश में बजट को लेकर मध्य प्रदेश की जनता क्या सोच रही है यह भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि बजट एक ऐसी चीज है जिसे समझने के लिए हमेशा एक्सपर्ट की जरूरत होती है। सरकार इस साल कैसे बजट रख सकती है, कोरोना के बाद बजट पर कितना असर पड़ेगा, ये भारत बजट के भविष्य की आर्थिक वृद्धि को कैसे बढ़ाएगा, तमाम सवाल हमने एक्सपर्ट निखिल जैन से पूछे। सुनिए क्या कहना है उनका। कोई नॉमिनल चार्ज करते? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का ये बजट होगा ये ग्रोथ ओरिएंटेड होगा और इसमें 2 चीज़ों पर सरकार बहुत तेजी से ध्यान देगी, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर के बाद कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में, व्यापारी की पूंजी में और व्यापारी की स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोरी आई है। हम देख रहे हैं कि वो कमजोरी अभी लगातार बढ़ती जा रही। बीच में हमको लगा था कि जरूर कुछ सुधार होगा, लेकिन जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया उससे और 5 राज्यों में जो चुनाव है इसका भी असर इस बजट पर पूरी तरह छाया रहेगा। तो बजट तो एक नॉर्मल बजट पेश करेंगे, लोक लुभावन बजट भी हो सकता है, लेकिन मेरी माने जैसा कि मैंने वित्त मंत्री जी को लिखा है कि आप सबसे पहले तो एग्रीकल्चर पर आप थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि किसानों की हालत वाकई में थोड़ी सी खराब है। दूसरा, आप है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस करिए, उनका आवंटन बढ़ाइए, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड जीडीपी में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ज़्यादा है और रोजगार निर्माण में भी उसका बहुत बड़ा पोर्शन है। तो सरकार को इन 2 चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए। जहाँ तक गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी है, सरकार को उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो कम कर सकते हैं। तीसरी बात, सरकार ने जनधन खाते तो करे थे और उसका अच्छा प्रतिफल आया, लेकिन अब देश में जन निवेश की जरूरत है। तो एक नई प्लानिंग है। तो माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जनधन निवेश को बढ़ावा दिया था, अब जन निवेश को बढ़ावा दें कि इंडियन कंपनी में आज हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सब में फॉरेन इक्विटी 49% से 55% तक है। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, इन्फोसिस से लगा के टाटा, टीसीएस से लगा के अल्ट्राटेक, रिलायंस, सब में। तो अब जब दुनिया देख रही कि वही कंपनी कमा के दे रही है, तो हमारे आम आदमी का निवेश भी उसमें होना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक विशेष उनसे अपील की गई थी, तो उनके पास पहुंची है। तीसरी बात यह है कि रियलिटी सेक्टर में बहुत तेजी से परेशानी है। इस साल हम समझ रहे हैं कि सरकार को रियलिटी सेक्टर को पूरी तरह प्रोत्साहन देना चाहिए। मेरी तो मांग ये भी है कि रियलिटी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा देना चाहिए। जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी थोड़ी सी कीमत बढ़ा दें, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में उनको सस्ता लोन मिल जाए। सरकार का जो आम आदमी ब्याज देता है उस पर उसको पूरी छूट मिले। तीसरी बात, सरकारी कर्मचारी की तरफ से ये है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो काफ़ी लंबे से चला रहा है। हम इस कोविड में 2 साल में देखेंगे कि आम आदमी का 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्चा हुआ है। हम छोटे परिवार की बात करें तो वहाँ भी 2-4 लाख रुपए खर्चा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से बढ़ के लगातार कम से कम 1 लाख रुपए हो। और जो कोविड की बीमारी में जो उनका खर्चा हुआ है, अगर उसके बिल है तो सरकार को उसको टैक्स छूट में निकालना चाहिए। तो बात बजट की हो और देश की महिलाओं को छोड़ दिया जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बजट भी एक महिला ही पेश करेंगी, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और इस बजट को लेकर मध्य प्रदेश की महिलाओं की क्या राय है, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। ये चाहते हैं हम लोग कि चाहे वो पैथोलॉजी हो, चाहे मेडिसिन हो, इन सब में थोड़ा सा सरकार एक रेट की वो फिक्स करे कि भाई ये रेट ही लिए जाएंगे। नहीं तो हर पैथोलॉजी के रेट्स डिफरेंट रहते हैं, कोई नॉमिनल चार्ज करता है तो कोई बहुत हाई चार्ज करता है। तो हमको तो नहीं पता चल पाता ना कि कौन सी पैथोलॉजी अच्छी है। जब एक से सरकार रेट फिक्स कर देगा तो हम फिर कोई भी पैथोलॉजी में जाएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमको चीट नहीं किया जा रहा है। जो रेट सरकार ने बनाया हमको वही पे करना है। और जो इतना ज़्यादा मेडिसिन का अभी बीच में काला बाजारी हुई, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, क्योंकि क्या होता है मेडिसिन वाले पैसे कमा लेते हैं अच्छा, और फिर ब्राइब देके छूट जाते हैं, और पर जो सफ़र है वो तो मिडिल क्लास ज़्यादा कर ले जाता है इन सब चीज़ों को लेकर।
दो बार बोल लिया अब ये लोग टैक्स साहब आप मतलब प्रॉपर होना चाहिए, थोड़ा सा रियायत चाहिए। और सुन रहे हैं कि अब नए नए एक्सपेंडिचर टैक्सेस भी आ रहे हैं, तो इसमें कहाँ जाएगी जनता, कहाँ जाएगी? आप कमाने पे भी टैक्स लगाओगे, एक्सपेंडिचर पे भी टैक्स लगाओगे, कहाँ आप बन जाएंगे? तो थोड़ा सा तो कहीं हम सरवाइव कर सकें और अच्छे से हम रह सकें एज अ हाउस वाइफ, वही बजट में हम रह पाए। इतनी महंगाई, इतना इन्फ्लेशन, कहीं तो कुछ तो सरकार को करना ही चाहिए ताकि गरीब आदमी, इंसान, आम आदमी वगैरह की छूट मिलनी चाहिए। और इस बार माननीय वित्त मंत्री से ये गुजारिश जरूर रहेगी कि जो सब्सिडी वगैरह दिया करती थी गैस सिलेंडर को मिडिल क्लास को, वो मिलनी चाहिए, क्योंकि गैस सिलेंडर के रेट्स बहुत ज़्यादा होने से किचन का पूरा ही बजट लोगों का गड़बड़ा रहा है। और जो महंगाई है वो मतलब सीमा पार जा रही है। कोरोना के कारण इस वक्त कई लोगों की नौकरियां गई हैं, कई लोगों के धंधों में भी बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं चल रहा है, आर्थिक रूप से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो इस वक्त तो ये हम ज़रूर उनसे उम्मीद करेंगे कि महंगाई के ऊपर वो कुछ ना कुछ काबू करें, महंगाई दर पे काबू जरूर करनी। हम लोग गृहिणियों को तो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं कि हमें सब चीज़ में थोड़ा सा हम लोग को रियायत मिले, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो गैस हो, और स्टडीज़ की फैसिलिटीज़, मेडिसिन तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। टेस्ट जितने सारे हो रहे हैं कोरोना काल में, उनके भी बहुत हाई रेट्स हैं। एक नॉर्मल मध्यम वर्ग वालों को तो बहुत सोच समझ के सब चीज़ करना पड़ रहा है। और जो कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर खुद एक लेडी है, तो उनको तो सबसे ज़्यादा गृहिणियों को ही रियायत देने का हम लोग सोच रहे हैं कि देंगी वो। हम लोग का हर स्टेज पे हम लोग को तो घर में एक एक चीज़ के साथ हम लोग को ये महंगाई के साथ जूझना पड़ता है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो सब्जियां हो, दिन ब दिन उनकी रेट्स आसमान छू रहे हैं, चाहे वो गैस हो। तो हम चाह रहे हैं कि इन सब में हम लोग को रियायत मिले। तो तमाम बातों से निकलकर अब चलते हैं देश के अन्नदाता की ओर। देश के किसान को इस बजट से क्या उम्मीद है, ये देखने वाली बात होगी। इस साल के बजट को चुनावी चाशनी से घोलकर भी देखा जा रहा है। एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव है, तो दूसरी ओर देश का बजट। इस बजट में किसानों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। हमारी टीम ने छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। यहां हमने किसानों के बीच चौपाल लगाई और किसानों से बातचीत की। भारत सरकार 1 फरवरी को अपना 2022 और 23 का बजट पेश करने की तैयारी में। 1 फरवरी को हर साल जो बजट है वो 11 बजे संसद में पेश किया जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर का जो अप्रैल माह होता है उसमें उसको जो है वो लागू किया जाता है। बजट को लेकर तमाम जो क्षेत्र हैं उनकी बातें होती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात होती है, बिजनेसमैन की बात होती है, छात्रों की बात होती है, तमाम लोगों की बात होती है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन किसान क्या चाहता है, किसान के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बात जानने के लिए हमने सोचा कि छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र जाएं। जब हम गाँव का दौरा कर रहे थे तो हम इसी बीच मेड़की ताल पहुँचे और हमें यहाँ खुद ब खुद एक चौपाल लगी मिल गई। बड़े सारे किसान और ग्रामवासी बैठे हुए थे, ये आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा इन्हीं से बात करी जाए कि भाई आप बजट जब आ रहा है तो किसानों के मन में क्या है, किसान क्या चाहते हैं, सरकार से उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। तो हम यहीं रुक गए इनसे बात करने के लिए और इनकी चौपाल में शामिल हो गए। तो सबसे पहले जो मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, मैं इनसे इनका नाम जानता हूं, बड़े संभ्रांत किसान भी हैं। कुछ बातें मैंने इनसे बिहाइंड द कैमरा की हैं, अब कैमरे पे करते हैं। आपका नाम बताइएगा। और मैं प्रहलाद पटेल, ग्राम चनिया कला का निवासी हूँ और मैं छोटा किसान हूँ, 8-10 एकड़ का किसान हूँ। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बजट जो अभी पेश हो रहा है 1 फरवरी को, हमारी वित्त मंत्री उनको पेश कर रहे हैं, उसमें किसानों के बारे में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बजट ही सब कुछ होता है किसान के लिए। जब बजट में किसान की मांग रखी जाए, उसको खाद में सब्सिडी मिले, बीज में सब्सिडी मिले, उसकी जो उपज है, उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको प्राप्त हो, तो सरकार हमारा ध्यान रखे, किसानों का ध्यान रखे। उसमें एमएसपी जो उन्होंने निर्धारित करे हैं, अब निर्धारित तो कर दिए लेकिन उसमें खरीदी नहीं होती। ये सबसे बड़ी विडंबना है किसान के साथ। यदि वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें हमारा खरीदी होने लगे तो किसान की कुछ हालत सुधर सकती है। आप बताइए कितने एकड़ के किसान हैं, क्या नाम है और क्या जो है ज़्यादा पैदावार करते हैं?
मैं अर्जुन सिंह यदुवंशी ग्राम बोहना खेड़ी से हूँ और मेरे पास 10 से 12 एकड़ ज़मीन है और मेरा परिवार जो है वो हमेशा कृषि से जुड़ा हुआ है। आज से नहीं, आज़ादी के समय से 70 सालों से मेरा परिवार किसानी कर रहा है। मगर मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडियन न्यूज़ का कि आज आपने पहली बार गांव स्तर में आकर आज किसानों की जो दुर्दशा है उन्हें की जानने की कोशिश की है। और मैं मानता हूँ कि आज जो पत्रकारिता होती है वो आज चौथा स्तंभ है हमारे भारत देश का। तो निश्चित तौर पर आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आप पहली बार किसी ग्रामीण में और सही किसान से आपने आज एक अपना मतलब अवलोकन किया है, मतलब उनसे रूबरू हुए हैं आपने गांव में आके। आज भी आप देख रहे हैं हम 70 सालों से खेती कर रहे हैं मगर आज भी किसान कर्जे में गड़ा है। आपको नहीं पता होगा कि आज यहाँ ऐसे किसान बैठे हैं जो आज मक्के की हम बात करते हैं, मक्के का रेट आज राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने 1840 रुपये रखी है, मगर आज किसान इतना मजबूर है, इतना उसकी दुर्दशा है कि वो अपना मक्का व्यापारियों को जो मान चलो कि आज भी वो 1000 रुपये कुंटल पे पहले सौदा कर लेता है और वो सौदा, वो जब फसल आती है तो व्यापारी उसको नपा के ले जा लेता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज हमारी मक्का जब किसान के पास आई तो पूरी 1400-1500 रुपये मक्का बिक गई। इन्हें गिने किसान बचे हैं जिनके पास मक्का बची है, बाकी वो पूरा बेनिफिट जो वो व्यापारी लोग उठा रहे हैं। आपसे जानता हूँ भारत सरकार से क्या चाहते हैं अपने बजट में किसानों के लिए, ऐसी क्या योजना लेके आए कि किसानों को फ़ायदा हो, बताइए। 7.5 एकड़ मेरे पास ज़मीन है और मैं 93-94 से एमकॉम करने के बाद आके खेती कर रहा हूँ चनिया कला में। मैंने ये देखा कि खेती किसानी में जो किसान लोग हैं उनकी स्थिति नहीं सुधरने के 2-3-4 पहलू ऐसे हैं जिस पे सरकार हर समय ध्यान देती है। जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ पहलू ऐसे हैं कि जिन पे सरकार ध्यान देती ज़रूर, बजट में लाती ज़रूर है, पर उसके बाद वो बजट में लाने के बाद उस पर राशि आवंटित हो जाती है या राशि अपने निर्धारित कर लेते हैं, फिर बाद में वो राशि धीरे धीरे ना किसानों के पास पहुंच पाती है और ना कुछ हो पाता है। क्योंकि आज भी जो 2.5 लाख वाले मकान बन रहे हैं उसके बाद भी यदि आप न्यूज़ चैनल वालों से बोलें गाँव में घूमें तो वही कबीलू, अंग्रेजी कबीलू की जगह अब देहाती वाले कबीलू, पुराने वाले कबीलू मिलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो किसान अपने खेत में रात दिन मेहनत करके गेहूं का उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करने के बाद हम लोग के यहाँ से 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1800 रुपये, 1900 रुपये का गेहूं खरीद के रेस्टोरेंट वाले लेके जाते हैं। अब रेस्टोरेंट वाले 15 रुपये की रोटी एक दे रहे हैं, जो 50 ग्राम की गेहूं की में बन जाती है, और वो रोटी का सबसे ज़्यादा पैसा तो अन्न हम पैदा कर रहे हैं और हमारा अन्न का पैसा बना रहे हैं वो लोग। कि लिफ्ट इरिगेशन से पिए जल का भी पानी की व्यवस्था थी उसमें और अपना सिंचाई की भी व्यवस्था थी, पर वो पानी अभी तक अपने को नहीं मिल रहा। चूँकि ये जो गांव है ये आदिवासी गांव है और इस गांव में जब भी मैं आया और यहाँ से मैं काफ़ी मेरे लेबर्स वगैरह लेने आता हूँ, हम सभी लोग इसीलिए आते रहते हैं और यहाँ से लेबर्स वगैरह हमको मिल जाते हैं। तो हमारी तो जो दशा है ही है, इनकी दशा कभी नहीं सुधरी, जबकि ये आदिवासी समाज के लोग हैं। इनके लिए बहुत सारा फंड आता है, ट्राइबल से भी आता है और कृषि बजट में भी ये घोषित किया जाता है, पर इनकी दिशाएं कभी नहीं सुधरी। और हिंदुस्तान के किसान की दिशा तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि 2004 में स्वामीनाथन आयोग बनाया गया, 2006 में उस आयोग ने, अपनी कमेटी ने पूरी रिपोर्टें रख दी और उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। और जो भी योजना के बारे में बताया जाता है कि इस पे काम हो रहा है, सिर्फ छल और प्रपंच की एक खोखली राजनीति की जाती है जिससे किसानों को ठगा जाता है। तो बजट पे बात करने आए थे, बजट पे बात भी करी, किसानों से चौपाल यहाँ पर लगा हुआ था। गगन चौधरी थोड़े ज़्यादा नाराज़ हैं नेताओं से भी। इनका कहना है कि योजनाएं तो बन जाती हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन इस चर्चा में ये ज़रूर समझ में आया कि एमएसपी जो है वो सबसे अहम मुद्दा है कि अगर एमएसपी किसानों को मिलने लग जाए, उनका असल मूल जो है उनकी लागत निकल जाए, उनको फ़ायदा हो जाए, तो कहीं किसानों को राहत होगी। वही जो है अहम बात इन्होंने कही कि जो भंडारण किसान करते हैं उस पर अगर लोन का प्रावधान सरकार ले आती है इस बजट के माध्यम से, तो भी किसानों को खासा जो है वो फ़ायदा होगा। ये तमाम ये किसान यहाँ पर हैं, आदिवासी तबके के किसान हैं। ये तब सब चौपाल लगाकर इन्होंने चर्चा भी करी, इंडिया न्यूज़ के सामने जो है सारे जवाब भी दिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब इनकी मांग सरकार तक पहुंचती है तो सीतारमण जो हैं हमारी वित्त मंत्री, इनके लिए क्या करती हैं, ये तमाम जो है वो देखने वाली बातें होंगी। छिंदवाड़ा से मैं आफाक।
तो मध्य प्रदेश से निकलकर आपको छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर लिए चलते हैं। वहां के किसानों से भी हमने बात की, देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका। केंद्र सरकार 2022-23 का आम बजट पेश करने वाली है। 1 फरवरी को ये बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी केंद्र सरकार के सामने। यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ, हम गांव में आए हुए हैं, वहाँ किसानों से जानेंगे किस प्रकार की उम्मीदें हैं और क्या सोचते हैं इस बजट को आने से। आपको धान, गेहूँ, सब्जी सब खेती करता हूँ। मेरा अपना इच्छा है कि इस बजट में कृषि का बजट बढ़ाया जाए, जिससे कि विद्युतीकरण और सिंचाई सुविधा अधिक से अधिक मिले। दूसरा ये चाहता हूँ मैं कि दलहन, तिलहन और गेहूं की खेती जो होता है वो MSP रेट पे सरकार खरीदी करे। उससे क्या होगा कि किसान को उचित मूल्य मिलेगा और किसानों को बहुत लाभ होगा। KCC से लोगों को जो ऋण स्वीकृत होता है, धान गेहूं से अधिक सब्जी खेती में लागत लगता है, उसको कृषि के अनुसार लोन को दिया जाए। महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मेरा अनुरोध है कि फर्टिलाइज़र की सब्सिडी को बरकरार रखा जाए और फर्टिलाइज़र का रेट इस तरह बेतहाशा न किया जाए और हम लोग को सुगमता के साथ फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया जाए। जैसा कि आप देखिए कि किसान बता रहे हैं कि मेन जो खाद हैं वो उनकी कीमतें थोड़ी सी कम होनी चाहिए और डीजल को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि आवागमन का जो सुविधाएं हैं डीजल से जुड़ी रहती। हमारे साथ और कुछ किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनसे ही बात करते हैं किस प्रकार का क्या उगाते हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से। क्या आप सबसे पहले नाम परिचय बता देंगे? नारद कुमार गुप्ता। नारद जी, किस तरह की खेती करते हैं आप और क्या उम्मीदें रखते हैं बजट से? मैं धान, गेहूँ और सरसों ये सब का, सब्जी का भी खेती करता हूँ। सबसे मतलब दिक्कत आती है खाद में। समय पे एक तो खाद मिल नहीं पाती है, मिलती है तो मार्केट में बहुत मतलब दुगुना तिगुना रेट से मिलती है। तो इस बजट में खाद वगैरह से संबंधित, कृषि संबंधी जितने वो चीज़ हैं, जैसे कृषि यंत्र का पहले होता था सब्सिडी मिल जाता था, जो भी रीपर छोटा उटा ले लेते हैं, रीपर, रोटावेटर वगैरह ये सब में वो सारी चीज़ बंद हो गया है। तो इसलिए सबको ध्यान में रखते हुए इस बजट 22-23 का बजट में कृषि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राशि उपलब्ध हो ताकि किसान को सहूलियत मिल सके। किसानों को लेकर उम्मीद कुछ ज़्यादा है इस बजट पर। लोगों बता रहे हैं कि उनको धान में भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, खाद में कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, डीजल में कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। इस तरह से उम्मीद तो लगातार बनाए हुए। 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है उस पर देखते हैं क्या किसानों के लिए क्या खास रहने वाला है। अंबिकापुर से सोनू केदार, इंडिया न्यूज़ के लिए। और अब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। इस मार्केट से मध्य भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार चलता है। इस बाजार में अपने व्यापारियों से बात की। यहाँ की व्यापारी सरकार से खासे नाराज नजर आए। इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है और इस वक्त मैं इंदौर के जेल रोड पर मौजूद हूँ। जेल रोड को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कहा जाता है। यहाँ के व्यापारी क्या उम्मीद रखते हैं इस आम बजट से, मैं सीधे तौर के ऊपर यही जानने की कोशिश करूंगा। सर, आम बजट आने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं इस बार इस आम बजट से? किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखता और महंगाई बढ़ना, महंगाई कम नहीं होना और महंगाई बढ़ना। महंगाई बढ़ती जा रही है तो उम्मीद रखते हैं कि इस बार इस बजट के अंदर कुछ महंगाई कम हो? बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता। बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता। सर, क्या दिक्कत आ रही है? क्या इस बार आपका मार्केट बहुत डाउन चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट किस तरीके से चल रहा है और क्या टैक्सेशन को लेकर आप लोगों को कुछ परेशानी है? क्या परेशानी है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का हालत आप खुद ही देख रहे हैं, स्वयं आप यहाँ खड़े हैं, ऑन कैमरा खड़े हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। महंगाई बढ़ना है और कम नहीं होना है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कंफर्म है बिल्कुल ये चीज़, महंगाई बढ़ना है। जो चीज़ के भाव बढ़ चुके हैं वो बढ़ेंगे ही, कम नहीं होना है। तो इस बार वित्त मंत्री से कुछ तो उम्मीद रखेंगे कि कुछ तो कमी करे। किस जगह पे कमी करना चाहिए? महंगाई एक तरीके से सारी चीज़ों में तो भाव बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें हम 3 साल पहले तक के जो परचेज करके हम 25 रुपए की परचेज करके 35 में बेच देते थे, आज 40 की परचेज करके कितने में बेचे? मार्जिन कम रह गया है बहुत ज़्यादा। मार्जिन तो वैसे भी कम था। हमारे हिसाब से मार्जिन हम बहुत नॉमिनल रखते हैं। ये भाई साहब का ये कहना है कि महंगाई का असर कहीं ना कहीं मार्केट पर नजर आता है। तस्वीरों में देखने की कोशिश करूंगा कि इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जबकि ये वो इलाका है जहाँ पर की भीड़ लगी रहती थी। सर, इस बार के आम बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? बजट से तो कुछ उम्मीद है नहीं सर इस बार, क्योंकि मार्केट की कंडीशन दिन पे दिन गिरती जा रही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रोडों पे पहले चलने के लिए जगह नहीं होती थी,
और अब देखेंगे तो हर एक दुकानदार फ्री बैठा है समथिंग। अधिकतर पूरे ग्राहक जितने देखेंगे ग्राहक कुछ है ही नहीं, ग्राहकी नहीं। कुछ भी ग्राहक है ही नहीं मार्केट में। अच्छा, इस बार उम्मीद तो रखेंगे कि कुछ महंगाई कम हो? कम की उम्मीद है कि अगर कुछ कम हो तो कुछ माल सस्ता होगा, तो आम ग्राहक को कुछ ना कुछ फायदा हो, तो ग्राहकी वापस मार्केट में लौट सके, ग्राहकी वापस आए। कुछ सस्ता होता है तो अगर कुछ सस्ता होता है तो ग्राहकी लौटने की उम्मीद रखते हैं यहाँ के दुकानदार। सर, आम बजट से क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? इस बार हम मोदी जी से एक तो बेरोजगारी और जो महंगाई, हर चीज़ की कीमत, जो पेट्रोल से लेके सभी चीज़ों में जो बढ़ोतरी हो चुकी है, महंगाई एक स्तर पे सीमित होना चाहिए। तो हमें तो मोदी जी से यही उम्मीद है कि इस बार कर में थोड़ी सी कमी रखे, महंगाई को कम करे, शिक्षा पे विशेष जोर दे। चिकित्सा में भी आप देखो, आप पूरे देश में कितना हाहाकार मचा हुआ है, हर चीज़ में व्यक्ति दब गया, मर रहा है, लेकिन उसको सुविधा कुछ भी नहीं मिल पा रही। उम्मीद है कि महंगाई कम की महंगाई कम की जाए, चिकित्सा में थोड़ी सी राहत दी जाए, शिक्षा में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए। बस यही कुछ मुद्दे हैं जो मोदी जी से हम चाहते हैं। प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री से इंदौर के व्यापारियों की उम्मीद ये है कि करों में थोड़ी कमी हो, ताकि माल सस्ता हो तो लोगों की ग्राहकी बढ़ेगी, और जब ग्राहकी बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर रौनक नजर आएगी। यही उम्मीद रखते हैं इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के व्यापारी। वीरेन के साथ मैं अतियाब शेख। तो देश के बजट पर इस बार छात्रों की भी नजर होगी। यूपी बिहार में आंदोलन कर रहे छात्र भी बजट में रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इधर इंदौर के स्टूडेंट्स, इंदौर शहर के स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पढ़ाई सस्ती हो, रोजगार के अवसर बेहतर हों और शिक्षा के लिए और बेहतर इंतजाम किए जाएं। बजट को लेकर क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, सुनते हैं। इंदौर शहर की लाइफलाइन कहते हैं सिटी बस को, और इस वक्त मैं सिटी बस में मौजूद हूँ। और सिटी बस में हर आम और खास इंसान मिल जाता है। सरकार से उम्मीद जनता ये रखती है कि जो बजट आए वो उनके मुनासिब तरीके से आए, ताकि उनकी बेहतरी हो सके। इस वक्त के इंदौर के शहरियों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या चाहते हैं सरकार से इस आम बजट में। मेरे साथ कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, यहाँ इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट हैं आप, सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं इस आम बजट में? सर, अभी तो हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा सब कुछ सिस्टमेटिक चले, हमारे स्टडी के रिगार्डिंग तो, क्योंकि हमारा कोविड की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हमारे को एक ही साल हम गवर्नमेंट से पढ़े हुए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट लगती है, हमें एक ही क्लास में 3 साल हो गए। इतना गंदा सिस्टम हो रखा है हमारे वहाँ का। लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कतें, कोविड की काफी वजह से हुआ है। हम एक ही क्लास में 3 साल से हैं, और अब हमारा फर्स्ट ईयर अब क्लियर हुआ है, जबकि हमारी डिग्री 4 साल की है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टूडेंट्स के होने के नाते कुछ मांगना चाहेंगे सरकार से, कुछ उम्मीद रखेंगे आप? हाँ, हमें जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो कि अभी नहीं मिल रही है। स्टूडेंट्स चाहते हैं फैसिलिटीज हो, उनकी पढ़ाई सस्ती हो। सर, आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से? जैसे कि अभी हमारी एग्ज़ाम हुई है, तो केवल नाम मात्र के लिए ये नहीं होना चाहिए कि है ना आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है। इवन यहाँ तक कि टेम्परेचर तक चेक नहीं हुआ था हमारी क्लासेस जब एग्ज़ाम हो रहे थे तब। तो उसके लिए बजट अलॉट करें। अगर कोई स्टूडेंट बीमार हो गया है, अगर वो कोविड पॉजिटिव है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ करे की भी दिक्कत है। सर, आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से इस बजट? सर, क्या है, जब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार भी हो रहा है, आदमी परेशान है। हाँ, सही। तो सरकार से इंदौर शहर के बाशिंदे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद रखते हैं कि उनकी पढ़ाई बेहतर हो, कामकाजी लोग बेहतर चाहते हैं कि बेहतरी हो, और साथ ही साथ मिडिल क्लास चाहता है कि महंगाई कम हो। सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, देखना है कि इस बार के बजट में आम लोगों को क्या मिलता है। वीरेन के साथ में अतियाब शेख। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।